2026 में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 से अबव रहेगा, ये कहना है जेपी मॉर्गन का। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के प्राइस बढ़ा दिए हैं ₹2 से पर लीटर मई 14 से। डीजल और पेट्रोल के अंदर भी जो प्राइस हाइक है वो ₹3 से हमें देखने को मिल रहा है। चाइना अमेरिका की जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर चाइना ने बोला है कि इन 3 मुद्दों पे बिल्कुल बात मत करना वरना हो जाएंगे पंगे। और इंडिया रुपी कहां जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता। जिस हिसाब से डॉलर के अगेंस्ट रुपया गिरता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार तो 100 का नंबर भी पार हो जाएगा। और सोमवार को होगा बड़ा खेल, क्योंकि जो न्यूज सामने आ रही है उसको देख करके तो आप हिलने वाले हो। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑयल प्राइसेस से। $100 पर बैरल के हिसाब से ऑयल प्राइसेस रह सकते हैं, ये कहना है जेपी मॉर्गन का। और ये कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो जाए अर्ली नेक्स्ट मंथ में, मतलब अगले महीने ओपन भी हो जाए, तो भी $100 के आसपास ही ये जो प्राइस है ये ट्रेल करता हुआ दिखेगा। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा आपको कि जो फैक्ट्रियां जली हैं इस वॉर के अंदर, जो ऑयल के डिपो इस समय पे काम नहीं कर रहे, जो शिप्स अटके हुए हैं, और जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो चुका है। और काफी सारी जगह तो बंद भी हो चुका है, और काफी सारी जगह जो प्रोडक्शन हाउस है वो तो तबाह हो चुके हैं। तो इसको वापस से शुरू करने में 3-4-5 महीने का टाइम लग जाएगा। सप्लाई को नॉर्मलाइज होने में 4-5 महीने का टाइम लग जाएगा। तो अगर सप्लाई लिमिटेड है और दुनिया के अंदर इस चीज की डिमांड है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं आने वाले। पहला क्वेश्चन कि ये वॉर कब रुकेगी, ये तो क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो ईरान ने जो नोट्स भेजे थे यूएस को कि भाई ये शर्तें हमारी मान जाओ, यूएस ने बोला कचड़ा सारी चीजें फेंक देते हैं। तो कब रुकेगी ये अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन अगर रुक गई तो उसके बाद भी 6 से 8 महीने तक ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। आपको ये चीज देखनी है कि वॉर से पहले जो ऑयल के प्राइसेस थे वो हमारे चलते थे $60 पर बैरल, $110 पर बैरल पे इस समय पे चल रहे हैं। अब जब $60 पर बैरल के हिसाब से हम इंपोर्ट करते थे, तब हम इतना महंगा ऑयल खरीदते थे, मतलब ₹100 के आसपास का ऑयल हर जगह पर लीटर के हिसाब से इंडिया में बिकता था। अब जो $110 पर बैरल हो चुका है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये 150 नहीं हो जाएगा, मतलब ₹150 पर लीटर नहीं हो जाएगा? ऐसा तो होना है, ये नॉर्मल है, और धीरे धीरे आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिल गया है। अब ₹150 पर लीटर अगर पेट्रोल हो गया, तो जो आपके खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। वो महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, ज्यादातर लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मतलब क्या होगा, कंपनी कम बनाएंगी, क्योंकि कंपनी ज्यादा बनाएंगी, प्राइस ज्यादा बढ़ा देंगी तो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब जब बिकेंगी चीजें कम, मतलब क्या होगा, जो कंपनीज के रेवेन्यूज हैं वो पूरे के पूरे हर्ट होने लगेंगे। मतलब जो रिसेशन है उसका खतरा अब एकदम मान लो सर के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो तो भाई समझ जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो इस साल को लेकर के, तो इस साल कुछ नहीं होने वाला। इस साल पंगे आपके बढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों? आप ये समझो, जो चाइना की इकोनॉमी है वो करीब करीब 5% से बढ़ रही है, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो करीब करीब 6% से बढ़ रही है। अब जो चाइना की वैल्यूएशंस हैं वो इंडिया से चीप है। इंडिया को हाई वैल्यूएशन इसलिए मिलती थी, चाहे मैं निफ्टी 50 की बात करूं, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, किसी की भी बात करूं, वो इसलिए मिलती थी क्योंकि हमारी ग्रोथ 7%, 8%, 9% के आसपास होती थी। अब 5%, 6% की ग्रोथ अगर हमें मिलेगी तो वैल्यूएशन करेक्शन भी तो होगा। वैल्यूएशन को रिलेटेड होता है आपकी ग्रोथ के। ग्रोथ की एंटीसिपेशन जितनी हाई होती है उतना ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। मतलब 2026 अब यहां से लगता है कि और ज्यादा स्ट्रगल में जाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा क्या मतलब है कि भाई जैसे हमने 2021-22 में देखा था वैसा कुछ नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ कंपनीज होंगी, कुछ सेक्टर्स होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हाँ कुछ ऐसे सेक्टर भी होंगे जो कि बहुत वर्स्ट परफॉर्म करेंगे। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो मेनली 3 सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। पहला था हमारा बैंक, कि भाई इंडिया के अंदर जो क्रेडिट है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई लोगों की जॉब जाएगी, इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज कमाएंगे, तो क्या होगा, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो बैंक्रप्सी फाइल करेंगे कि भाई हम तो पैसा वापस नहीं कर सकते। लोगों के घर भी बिकेंगे, मतलब क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो भी हैम्पर होगा। कंजम्पशन, ये हमारी पूरी लेड है कि भाई 140 करोड़ की जनता है, कंज्यूम करेंगे, हम तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, ऑन ग्राउंड है, आप खुद जाकर के देख लो, किसी की 5% बढ़ रही है, किसी की 2% बढ़ रही है, किसी की तो बढ़ी नहीं रही है, लोगों के पास तो जॉब भी नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा एक सबसे बड़ा मोट है 140 करोड़ की जनता, भाई वो कमा ही नहीं पाएगी, वो खा ही नहीं पाएगी, तो यहां पर भी स्लो डाउन हो गया। तीसरा जो इंडिया का पिलर था वो क्या था, भाई आईटी सर्विसेज। आईटी के तो हाल आप खुद ही देख रहे हो। आईटी कंपनी ने बोला कि भाई हम सिंगल डिजिट ग्रो कर पा रहे हैं। कोई कह रहा है 4%, कोई कह रहा है 6% के आसपास।
तो तीन जो मेजर पिलर थे इंडियन इकोनॉमी के भाई वो हो चुके हैं ध्वस्त। अभी भी अगर आप समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे समझ जाओगे। अब यहां पर अगर आपको इसका इंपैक्ट देखना है तो देखो, अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपए से लीटर के हिसाब से अपना जो मिल्क है उसको बढ़ा दिया है। आप बोलोगे 2 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? अब इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2600 साल की, तो आप ये सोचो इस 2 रुपए से किसको फर्क पड़ेगा? हर एक इंसान को फर्क पड़ेगा जो कि लोअर टीयर में है। इंडिया के अंदर अगर आपको जानना है कि आप कौन से टीयर में आते हो, तो अगर आप 30 से 50 हजार रुपए कमाते हो तो भाई आप टॉप 10% में हो। तो सोच लो 90% लोग 30 से 50 हजार रुपए नहीं कमा पा रहे, और ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, ऑन पेपर तो 25 हजार रुपए है। अगर आप 70 हजार कमाते हो तो टॉप 7 में आते हो। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो आप आते हो टॉप 4 या 3% के अंदर। 1 लाख से ऊपर कमाते हो तो टॉप 2 में आते हो। तो टॉप 2% लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा 2 रुपए बढ़ने से, बाकी 90% लोगों को इससे फर्क पड़ने वाला है। मतलब क्या? कंजम्पशन कम होगी, लोग कम खाएंगे, लोग कम पिएंगे। ठीक है, पहली चीज। पेट्रोल में 3 रुपए बढ़ गए, तो मोटा मोटा आज के दिन ही लास्ट 2 दिन में 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से इंसान की जो जेब है उस पर हमला हो चुका है। तो इससे समझ जाओ कि आप कितना कंज्यूम कर पाओगे। मतलब कंजम्पशन कम होगी, मतलब रिसेशन के खतरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही है लोगों की। हम यहां पे कहते हैं कि भाई यूएस के आगे दुनिया झुकती है। चाइना खड़ा हुआ है यहां पे। चाइना ने बोला भाई इन 3 चीजों के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। ताइवान पे क्वेश्चन मत करो। चाइना कहता ताइवान मेरा हिस्सा है। अमेरिका कहता है भाई मैं तो इसे बचाऊंगा। ताइवान ने बोला इस पर क्वेश्चन मत करना वरना दिक्कत पैदा हो जाएगी। दूसरा आया डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। चाइना कह रहा है तुम अपना देश देख लो, मैं अपने बंदों को देख लूंगा। और एक्चुअली उसने देख लिया भाई कहां से उठा करके कहां पहुंचा दिया 40 साल के अंदर चाइना ने। तो ह्यूमन राइट्स हो या ना हो, ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम इनकी तगड़ी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना यूएस को बीट कर चुका है। अगर आपको परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि 10 रुपए में मैं इंडिया में क्या खरीद सकता हूं, और वही चीज अगर मुझे यूएस में खरीदना होगा तो कितने डॉलर देने पड़ेंगे, और वही चीज अगर मुझे येन में खरीदनी होगी मतलब चाइना में, तो मुझे कितने येन देने पड़ेंगे। अगर मेरे को इंडिया में वो 10 रुपए में मिल रहा है और अमेरिका में वो $10 में मिल रहा है और येन में मुझे नहीं पता कितने में मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में चाइना अच्छा है। इस सिचुएशन में चाइना ग्रो कर चुका है। उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस से बेटर है, बेस्ट है इस समय पे दुनिया के अंदर। इसके बाद उसने बोला पाथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहो भाई, अपना काम करो, हमसे जो चाहिए वो बताओ, हमें जो चाहिए वो बताएंगे। चाइनाज डेवलपमेंट राइट्स, कि भाई चाइना कैसे डेवलप करेगा, इन सारी चीजों से दूर रहो, आपका काम नहीं है। द 4 रेड लाइंस यूएस चाइना रिलेशन मस्ट नॉट बी चैलेंज्ड। चाइना ने ओपनली बोल दिया है कि भाई इसको आकर के चैलेंज करने की हिम्मत मत करना। और बोला किसने है? चाइनीज एम्बेसी इन यूएस। आप समझ रहे हो, चाइनीज एम्बेसी इन यूएस, ये चीज बोली गई है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। अगर आप आईएनआर का फॉल देख रहे हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की बहुत सारी करेंसी गिर रही हैं डॉलर के अगेंस्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आईएनआर को कंपेयर करोगे किसी दूसरी करेंसी, अगर मैं भारत के अगेंस्ट जो कि थाईलैंड की करेंसी है उसके अगेंस्ट कंपेयर करूं, तो वीक हुआ है इंडियन रुपया। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से आगे चली गई है। ठीक है, और रिसेंटली नेपाल ने जो मीटिंग होनी थी अभी नेपाल और इंडिया की, उसमें नेपाल के जो पीएम, आई थिंक पीएम ही बोलेंगे उनको, उसने बोला कि भाई मेरे को नहीं मिलना। ठीक है, तो आप ये समझ लो हमारे जो ग्लोबल रिलेशंस हैं वो कैसे हो रहे हैं इस समय पे। अब काफी सारे लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स का हमारे स्टॉक मार्केट से क्या लेन देना, आप फालतू की बात बड़ी करते हो। मैंने बोला बात ठीक है भाई, शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो और पॉलिटिक्स लेकर के आती है नई नई पॉलिसीज, अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं तो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे होते हैं। जब माइक्रो अच्छा होता है तो मैक्रो अच्छा होता है, जब मैक्रो अच्छा होता है तो माइक्रो अच्छा होता है, को रिलेशन है। और जब ये दोनों अच्छे होते हैं तो फंडिंग आती है एफआईआई की। निर्मला सीतारमण जी ने कुछ टाइम पहले बोला था, 2-4 साल पहले, हमें एफआईआई की फंडिंग की जरूरत नहीं है। और एफआईआई निकल रहे हैं 2021 से, मतलब वो तो काफ़ी पहले से भी निकल रहे हैं, लेकिन अब जो एस्केलेशन हुई है, अब निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि भाई अब हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ईगो इतना था कि भाई उस समय बोल दिया हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। अब ये दबा करके बेच रहे हैं। अब इंडियन मार्केट किसके भरोसे है? आपके भरोसे और मेरे भरोसे कि भाई इंडिया के अंदर एसआईपी करते चलो, पैसा बनेगा, जब बनेगा देखा जाएगा। पैसा कहाँ बनेगा ये समझना जरूरी है। देखो इंडिया अभी तक किस चीज़ पर चल रहा था? एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें कर रही थी, कंजम्पशन। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज़ खत्म हो रही है ऑलमोस्ट। अब इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि व्हाट नेक्स्ट पे फोकस करना, जो हो गया वो ठीक है, इट्स फाइन। बैंक्स
इंटरेस्ट रेट कट होंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो कुछ टाइम में बैंक पे भी प्रेशर आपको दिखेगा। जैसे ही आरबीआई की नेक्स्ट मीटिंग होती है, मुझे लगता है कि हाँ, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बातचीत होना शुरू हो जाएगी, बैंक्स पे आ जाएगा प्रेशर। बैंक से प्रेशर मतलब कंजम्पशन पे प्रेशर। फायदा कहाँ है? डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एआई। अगर डायरेक्ट प्ले देखोगे तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट प्ले है यहाँ पे, वो काफ़ी बढ़िया काम करेगा। इवन अमेरिका के अंदर गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, ये इंडिया में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करे डेटा सेंटर के ऊपर। तो अगर आप डेटा सेंटर वाली थीम पे या प्रॉक्सी प्ले पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप अभी गलती कर रहे हो। आप नेक्स्ट डेकेड की जो रैली है उसको मिस कर रहे हो पूरी की पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से उसको आपको फोकस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई जो होनी थी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे बात करके। दूसरी चीज़, जैसे मैं आपको रिसेंटली कह रहा हूँ कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ग्लोबल का क्या मतलब है? यूएस नहीं भाई, यूएस ही नहीं होता ग्लोबल के अंदर। ग्लोबल में साउथ कोरिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, रिसेंटली उसने काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाई है। चाइना ग्रोथ दिखा रहा है, जापान ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, इनकी जीडीपी धीरे धीरे करके रिवाइव हो रही है। तो इसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं? मार्केट अगर आप जाके देखोगे, इनकी मार्केट ऑल टाइम हाई हिट मार रही है। क्यों हिट मार रही है? यहाँ पे भाई एआई, डेटा सेंटर, ये थीम है जो दबा करके चल रही है। इंडिया में थीम ही नहीं है तो ये चलेगी नहीं। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस चाहिए। कौन सा प्लेटफॉर्म है? वेस्टेड भी है, आईएनडी मनी भी है, यही दोनों प्रोमिनेंट प्लेयर है। इंटरेक्टिव ब्रोकर भी है, लेकिन इंटरेक्टिव ब्रोकर जब मैं यूज़ करता था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पैसा ट्रांसफर करना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो उसमें मत जाना। मेरे हिसाब से वेस्टेड पे चले जाना, लिंक नीचे दे दूंगा। आईएनडी मनी में भी जा सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन इससे आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट कि 30% लास्ट 5 सालों में आईएनआर डेप्रिशिएट कर गया है। तो अगर आप सिर्फ डॉलर में भी कन्वर्ट करके अपने पैसे रखते, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, तो 30% आपको बेनिफिट मिल जाता है 5 सालों के अंदर, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखोगे तो एनवीडिया हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, या ऐसी जो भी कंपनी, सैमसंग हो गई, ये कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं सेमीकंडक्टर और एआई के अंदर। अब जब ये इन्वेस्ट कर रही हैं तो पैसा कमाने के लिए कर रही होंगी, ये कहीं जा तो रही नहीं है। अब जब पैसा कमाएंगे तो ये कंपनियां मेन पैसा कमाएंगी, ये यहाँ से नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली पे जाने वाली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्सपोजर लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको आज से 10 साल बाद देखोगे वीडियो को, क्योंकि वीडियो तो कहीं नहीं जाने वाली, तो आप सोचोगे कि शायद ये चीज़ हमें कर लेनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा 100% बेचो, 50% बेचो, बट डाइवर्सिफाई करो मेरे भाई। डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब मेरा तो कुछ नहीं जा रहा इसके अंदर। अदर देन दैट, एक और एसेट क्लास आपको ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड आपको ऐड करने चाहिए। ये म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मल्टी एसेट अब एक इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड बन गया है, क्योंकि हर कोई हर एसेट नहीं खरीद सकता, तो मल्टी एसेट अच्छे रहेंगे इस समय पे। मुझे लगता है 2026 के अंदर मल्टी एसेट ज़्यादा अच्छे काम करेंगे कि रीजनेबल रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। अब देखो, हमारी ही नहीं, इस दुनिया में सबकी हवा खराब है। ये जो वॉर चल रही है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, इस पर करीब करीब 11 महीने का बचा है। मतलब क्या है, आने वाले टाइम पे प्रेशर होगा। $100 अगर ट्रेल कर लेता है ये 6-7 महीने, फॉरेक्स रिजर्व बहुत जल्दी से डिप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपना डॉलर बचाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व अगर डिप्लीट हुआ तो क्या होगा? आईएनआर और गिरेगा। तो डॉलर से अपनी करेंसी को बचाओ। अगर आप इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा, बट मंडे को ये जो वॉर चल रही है, ये जो चाइना और यूएस की डिटेल्स आने वाली है मीटिंग की, इन सब से मंडे इंपैक्ट होगा। इंडिया बहुत ही नाजुक सिचुएशन में है। इंडिया को अपना वे आउट ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आएगा। अगर हम सिर्फ ये चीज़ें करते रहेंगे ना, जो बेसिक है कि अरे इसने इसको बोल दिया, इसने इसको बोल दिया, पॉलिटिशियंस कुछ भी बोल रहे हैं, पॉलिसीज़ बनाओ मेरे भाई, पॉलिसीज़ बनाओ, एजुकेशन इंप्रूव करो। मतलब एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने ग्रोथ एजुकेशन के ऊपर करी है। हमारे यहाँ साइंटिफिक माइंड सेट नहीं है लोगों का। अगर आप ये नहीं कर रहे तो भाई आप कुछ भी कर लो, जय हिंद बोलने से कुछ नहीं होगा। माइंड सेट चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए जो कि साइंटिफिक हो, जो कि ग्रोथ लेकर के आए। तो प्लीज़ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करो। देश नहीं कर रहा, आप करो। दुनिया में जिसने भी अपनी चीज़ें बदली हैं वो एजुकेशन से ही बदली हैं। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो और एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है डिस्कस करने का, क्योंकि नहीं है लोगों के पास, तो मेरे भाई आप लॉस करोगे बहुत गंदा। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर के आओ। नहीं है मतलब बहुत बड़े जाल में फंस गए हो आप, और ये पॉलिटिशियंस यही चाहते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को गरीब रखना है तो उसको पढ़ाओ मत। और अगर उसको पढ़ाओगे तो वो क्वेश्चन पूछेगा, और अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। तो पढ़ो, लिखो, क्वेश्चन पूछो, और पूछो कि हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान इस चीज़ को मीडिएट क्यों कर रहा है, और मीडिएट कर रहा है तो आप इसको इतनी गंदी बात क्यों कह रहे हो?
अगर चाइना ग्रो कर रहा है और यूएस को धमका सकता है, हम क्यों नहीं धमका सकते? हमने मैन्युफैक्चरिंग में क्यों काम नहीं करा? मैं कह रहा हूँ 50 साल तक किसी दूसरी देश ने या किसी दूसरी एक पार्टी ने नहीं करा, 15 साल में आपने क्यों नहीं करा? 15 साल में हमने क्या अचीव करा है? हम कहाँ हैं इस समय पे? हमारे रिलेशन मालदीव्स के साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं? नेपाल के साथ जिसको हम पैसा देते हैं उसके साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं? बांग्लादेश के साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस कौन पूछेगा? आप पूछोगे, और वही पूछेगा जिसके पास दिमाग है, जो पढ़ा लिखा है। जिसके पास दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या ही बोल सकते हैं।